से पहले अपने इसको एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ सब, स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 23 जो कि बात करता है किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई करो मत लेना, होली एग्जेम्प्ट कर रहे हो मत लेना, और अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी में मतलब कि आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जो कि टैक्सेबल अंडर आरसीएम है तो आपको नहीं लेना, आपका रेसिपेंट को तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन 24 में। अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो, इंटर स्टेट कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है तो आपको लेने की कोई नीड नहीं है। और अगर आप जॉब वर्क रिलेटेड टू गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। 22 नंबर बोलता है किसको किसको लेना है। M2NT को बोलता है अगर 10 लाख की लिमिट है उसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है तो आपको लेना पड़ेगा, ये भी टैक्सेबल वाला। और फिर मेघा, अरुण और टीपू सिक्किम गए, उसके लिए लिमिट है 20 लाख, यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड और सिक्किम। फिर हज एंड अदर्स, हज एंड अदर्स ना हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आसाम। अगर आपने इसमें सिर्फ इंट्रा किया है, गुड्स किया है, सर्विस नहीं किया है और नोटिफाइड गुड्स नहीं किया है, यानी पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको नहीं किया है, तो 40 लाख की लिमिट है एज पर नोटिफिकेशन 10/2019। और अगर आपने और एनी अदर केस आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीज की। फिर अपने पढ़े कोई पहले रजिस्टर था तो अभी भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इको एनालिसिस में अपने पढ़े कि अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं अमेजोन वगैरह के थ्रू तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सप्लायर को। ठीक है, अगर सर्विस कर रहे हैं 9-5 वाली, ओला, उबर, आपका ओला हो गया, उबर हो गया, ये वाली है 9-5 वाली सर्विस है तो आपको एग्जाम्प्ट है। और अदर देन 9-5 वाली है तो अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और एग्रीगेट टर्न उस केस में सिर्फ 10-20 होगा, 40 हो ही नहीं सकता है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का या जॉब वर्क का और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है थ्रेशोल्ड का तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सर्विस भी अगर आप दे रहे हो इंटर स्टेट की तो नोटिफिकेशन 10/2017 के तहत अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है तो आप एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो। बाकी सब सिनेरियो में इंटर स्टेट अगर 1 रुपया भी किया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर मैटर नहीं करेगा। फिर 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यही बोल रहा है कि 1 रुपया भी किया ना इस सब किसी में भी तो आपको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा। इंटर स्टेट ऊपर डिस्कस कर लिया। सीटीपी, एनआरटीपी, रिवर्स चार्ज में जो रेसिपेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो 1 रुपया का भी सर्विस लिया है जो अपना आरसीएम के तहत है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 9-5 वाला रिक्वायर्ड टू पे 9-5 के लिए अपने ऊपर डिस्कशन कर लिए हैं। सेक्शन 51 में जो गवर्नमेंट ने टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और पर्सन मतलब एजेंट का डिस्कशन अपने नीचे अच्छे से करके आ चुके हैं, कब लेना है कब नहीं लेना है। आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ओआईडीआर की जो सप्लायर है उन लोग को लेना है। आईएसडी कवर होगा अपना आईटीसी चैप्टर में, ओआईडीआर कवर होगा सेपरेटली। जनरल पॉइंट क्या, पैन बेस्ड होता है, स्टेट स्पेसिफिक होता है, इस पे बहुत सारे एग्जांपल अपने कर लिए तो क्लियर हो गया कि कब कौन सा एप्लीकेबल टर्नओवर लेना है, कब कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर लेना है। अगर आप लाइबल हो तो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना, और अगर आप सीटीपी हो तो प्रायर 5 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको अप्लाई करना। और सीटीपी को तो एडवांस भी देना होता है, एनआरटीपी को एडवांस देना होता है क्या? नहीं, एनआरटीपी को एडवांस नहीं देना होता है। अच्छा, कितने दिन की होती है सीटीपी एनआरटीपी? दोनों के लिए 90 दिन के लिए होती है। 90 से एक्सटेंड कर सकते हैं हाँ, पर सिर्फ 90 के लिए नहीं होती है, जितनी उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा है वो या 90 विच एवर इज अर्लियर ये लेते हैं। इफेक्टिव डेट किस दिन मानते हैं? जिस दिन अगर आप लाइबल हुए अपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लाइबल हुए वो आपका इफेक्टिव डेट है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपको ग्रांट हुआ वो आपका डेट माना जाएगा। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन दे सकता है अगर आप इंक्वायरी वगैरह में पकड़े गए कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना था आपने नहीं लिया तो वो सुओ मोटो दे देगा। फॉर्म जीएसटी आरईजी 12 में 122 भी लगेगा। 122 क्या बोलता है? 122 बोलता है कि अगर आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो 100% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर इतना आपको लग जाएगा। लिमिटेशन ऑफ चेंज है क्या? हाँ, चेंजेस हम लोग को अलग से भी पढ़ना है मेन बुक से, बट यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ते कि अगर नॉन कोर फील्ड है तो अमेंडमेंट विदाउट अप्रूवल, और कोर फील्ड है तो अप्रूवल लेने की जरूरत है। क्या कैंसिल हो सकता है और सस्पेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शो कॉज नोटिस मिलेगा आपको और कैंसिल हो जाएगा। क्या रीजन है? डिसकंटिन्यू कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डेथ हो गया, अमलकमीशन, डिमर्जर, डिस्पोजल या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया। अगर कोई पेंडिंग है प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है। क्या इसको रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें अमेंडमेंट भी है, नीचे पढ़ते हैं।
कैंसिलेशन पॉसिबल इवन फ्रॉम अर्लियर डेट से भी कर सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है? कॉन्ट्रावेंट किया जीएसटी लॉ का, कॉम्पोजिशन था, 3 टैक्स पीरियड तक रिटर्न नहीं लगाया, या अदर डीलर हो 6 टैक्स पीरियड तक आपने नहीं लगा, 6 मंथ तक नहीं लगाया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने लिया और 6 महीने तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, या एसएमएस के थ्रू अगर ऑब्टेन किया तो कैंसिल हो जाएगा, सेक्शन 16 का वायलेशन किया तो कैंसिल हो जाएगा, आउटवर्ड में ज्यादा दिखाया बाद में फाइनल में कम दिखाया तो कैंसिल हो जाएगा, 86B का वायलेट किया तो कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट ऑफ चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। कैंसिलेशन की वजह से कोई भी लाइबिलिटी आपकी अफेक्ट कभी भी नहीं होने वाली है। फिर आज अपने पढ़े मिसलेनियस पॉइंट, जिसमें अपने पढ़े कि अगर वॉलंटरी रजिस्टर्ड की हो तो भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लास्ट टर्म का अमेंडमेंट था। कुछ लोग हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएसयू। टाइम लिमिट अब इंक्रीज हो गई है। अगर आपका एप्लीकेशन ऑर्डर में तो 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए, तो उस केस में आपको 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। दोनों वर्किंग डेज है, ठीक है। क्या सस्पेंड रिफंड आपको नहीं मिलेगा सेक्शन 54 में जब तक आपका सस्पेंड रहेगा। सस्पेंशन को रिवोक भी कर सकता है अगर ये डीम फिट करता है तो। एग्रीगेट टर्नओवर में बहुत तगड़ा डिस्कशन हुआ था, जिसमें अपने पढ़े थे कि टैक्सेबल सप्लाई लेना, एग्जेप्ट लेना, नील लेना, नॉन टैक्सेबल लेना, एक्सपोर्ट लेना है, ब्रांच को दिया वो भी लेना, डीम, मतलब इन शॉर्ट जितना भी सेल किया ना सबका सब ले लेना, जो बेचा है सब ले लेना, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। पर जीएसटी मत लेना। जीएसटी मतलब जो भी आउटवर्ड जीएसटी आपका लगा है वो मत ले लेना। इनफैक्ट जो इनपुट वाला जीएसटी है वो भी नहीं लेना, क्योंकि पूरा का पूरा इनपुट ही नहीं लेते हैं अपने इसमें। इनपुट यानी परचेजेस, परचेज कभी भी इसमें इंक्लूड मत करना, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज का। और मैं क्या बोला, वैट लेना है, वैट लेना, मैंने सिर्फ बोला जीएसटी नहीं लेना। वैट एक्साइज अगर दिया हुआ है तो वो सब कुछ ले लेना है। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई नहीं लेना। और मैंने क्या बोला कि जो आरसीएम में आपका रेसिपेंट पे कर रहा है, ठीक है, तो रेसिपेंट अपने टर्नओवर में नहीं लेगा, लेकिन आप अपने टर्नओवर में उसको लोगे। फिर बात किया प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसमें हमने सिंपली ये कंक्लूड किया कि अगर एजेंट अपने नाम पे बिल इशू कर रहा है तो नहीं, तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा, एजेंट में सिर्फ कमीशन आएगा। एजेंट अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर रहा है तो उस केस में सिर्फ प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा और एजेंट के टर्नओवर में सिर्फ कमीशन आएगा। और अगर एजेंट अपने नाम पे इशू कर रहा है तो एजेंट के टर्नओवर में आएगा फर्दर सेल, और प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा जो भी एजेंट को उसने ट्रांसफर किया। अगर पैसा देकर ट्रांसफर किया है तो नॉर्मल सप्लाई, बिना पैसा दिया है तो शेड्यूल 1 में डीम सप्लाई। अब प्रिंसिपल और जॉब वर्कर, प्रिंसिपल जॉब वर्कर भी एकदम सेम सिनेरियो है। इसमें अपने क्या बोलते हैं कि नॉट इंक्लूडेड इन दी टर्नओवर ऑफ द जॉब वर्कर बट इंक्लूडेड इन दी टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल, और जो भी जॉब चार्जेस है वो जॉब वर्कर अपने उसमें देगा। एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ मिलता है? नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है, कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन में भी मिलता है। एग्रीगेट टर्नओवर को अगर समराइज किया जाए तो बहुत इजीली समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस तरह एक फॉर्मेट बनाएंगे, हर एक का टर्नओवर इन स्टेट लिखेंगे, फिर एग्रीगेट टर्नओवर लिखेंगे, फिर हर एक का एप्लीकेबल लिमिट लिखेंगे, पर अगर वो नॉन टैक्सेबल में है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे एक्सीड हुआ कि नहीं। अगर एक्सीड हो गया तो जहां जहां टैक्सेबल है वहां वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्कुलर पढ़ा था, बोला था अगर विद इन द सेम स्टेट आपका सेस भी है और अनदर भी आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एक और यूनिट भी है, तो सेस के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पढ़े थे अगर एपीएमसी वाला एजेंट है तो उस केस में उसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सामान बेच रहा है और बदले में कमीशन ले रहा है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अमेंडमेंट है, क्या बोलता है 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 30 दिन के अंदर अप्लाई करेगा और जो भी गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करेगा। बट इसमें एक चीज और ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि जिस दिन आपका कैंसिलेशन मतलब हो गया, उस जिस दिन आपका रिवोक हो गया कैंसिलेशन, वहां से 30 दिन के अंदर आपको रिटर्न सारे जमा करना, सारी गलतियां तो ऑलरेडी आप ठीक करके आ चुके हो। टॉपिक क्या क्या नहीं कवर है? आधार ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन। बूम, ओवर।